आंसर बस। ठीक है, हम लोगों ने के एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ा था, उसके क्वेश्चन निकाल के करते हैं फिलहाल। पूरा क्वेश्चन तो हम अभी नहीं कर सकेंगे क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी बाकी चीजें जितने जामिया में आता है उसको देखते हैं ना। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा 4s2 हम फिल पहले करते हैं लेकिन लिखते बाद में ना। और 3d6। आयरन 3 पॉजिटिव आयन का क्या मतलब है कि यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाई एनर्जी ऑर्बिटल फर्स्ट। 3s2 3p6 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5 रह जाएंगे, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आप 4s2 से रिमूव करोगे और 1 इलेक्ट्रॉन आप 3d6 से रिमूव करोगे, ऐसा ही है ना। सही है मोइज अशर, याद है ना ये एएस वाला काम। जी सर। आगे बताओ। Solution of iron 3 salts are acidic due to the equilibrium shown. Calculate the pH of a 0.25 molar FeCl3 solution. अब इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे H पॉजिटिव आइन भी है राइट हैंड साइड पे। अभी कैसे बना है उसकी टेंशन अभी नहीं लेना कि ये एसिड तो नहीं है। ये भी हम A2 में एक नया चैप्टर है ट्रांजिशन मेटल आइन कॉम्प्लेक्सेस, तो उसमें पढ़ेंगे। बिलाल पीएच निकालना तो मैंने आपको बता दिया ना कि somehow you have to work out the concentration of H पॉजिटिव आइन और बाय यूजिंग Ka एसिड डिसोसिएशन। एक ट्राई करो। देखो हम अगर केसी से स्टार्ट करते हैं, लेकिन थिंग इज के केसी में जब हम वाटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो के बन जाता है। तो के की एक्सप्रेशन क्या बन रही थी हमारे पास प्रोडक्ट में जो भी चीजें हैं वो 1 मोल है ना, 1 मोल ऑफ एच पॉजिटिव आइन और 1 मोल ऑफ आयरन के साथ जो भी ये बना हुआ है अभी फिलहाल। अभी जो मैं तुम्हें इसका नाम नहीं बता रहा, लेकिन ये जो भी चीज है इसको आप बस उठा के लिख दो। इस पे चार्ज, ओवरऑल चार्ज इस पे 2 पॉजिटिव है, ठीक है। पावर इस पे कुछ भी नहीं आ रही है। फिर एच पॉजिटिव आइन है। वी आर इंटरेस्टेड इन द कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन। अच्छा FeCl3 की जो कंसंट्रेशन है वो दी हुई है आपको। असल में ये FeCl3 है ना, जैसे कॉपर होता है ना, कॉपर सल्फेट पानी में डालते हो ना तो कॉपर के साथ वाटर के मॉलिक्यूल चिपक जाते हैं। इसी तरह आयरन क्लोराइड को पानी में डालोगे तो उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल चिपक जाएंगे। ये बेसिकली ये FeCl3 की ही कंसंट्रेशन दी हुई है ना, वो इसी की है कंसंट्रेशन 0.25। एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको दिया हुआ है विच इज 8.9 एक्सपोनेंट -4। अब एच पॉजिटिव आइन और प्रोडक्ट साइड पे जो भी 1 मोल रेशियो में, तो एक्स एक्स ले लिया उसकी जगह पे, और जो रिएक्टेंट एंड साइड पे इसकी कंसंट्रेशन आपको दी हुई है 0.25। तो पहले आप यहाँ से एक्स निकालोगे, वो आपके एच पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन के बराबर होगा, और फिर उससे पीएच निकाल लोगे। तो एक्स की वैल्यू निकालो यहाँ से पहले तो। ये आपके एच पॉजिटिव आइन की कंसंट्रेशन के बराबर है। और जब ये आ जाएगा तो पीएच कैसे निकालोगे, माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन। ठीक है, निकाल के बता दो कितना आ रहा है। 1.83। ठीक है अच्छा, तुम्हारा भी यही आ रहा है। जी सर। चलो।
चलो पहले ना कुछ देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालना तो आसान होता है ना, वीक एसिड में मसला होता है सारा। चलो भाई ये क्वेश्चन करना है हमें आज। अभी कह रहा है आइसोसाइनिक एसिड इज अ वीक एसिड, ठीक है, कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ आइसोसाइनिक एसिड। तो पहले तो आप लोग निकालो पीएच क्या आ रहा है, फिर मैं बताता हूँ सही आंसर क्या है। अच्छा, इस क्वेश्चन को ना हम ऊपर से कर सकते हैं वैसे, क्योंकि ये आधा क्वेश्चन तो हमने तकरीबन सारी चीजें पढ़ ली हैं। ये क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं हो रहा, यहाँ काफी लंबा क्वेश्चन है, 23 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये देख रहे हो। लेकिन इस क्वेश्चन को ना हम ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम कर सकते हैं ना। ओके, चलो अब बताते जाओ पढ़ के क्वेश्चन आंसर इसके। तो देखो एएस वाला पार्ट कुछ ना कुछ तो आता ही है। अब इस तरह के पार्ट होते हैं, एएस के आपको बॉन्डिंग बनाने के लिए कह दिया, अब वो एएस में भी पढ़ी है बॉन्डिंग बनाना, ओ लेवल में भी पढ़ी है। थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है बॉन्डिंग में, इतनी सिंपल नहीं दी हुई है उसमें, लेकिन कोई इतनी बड़ी मुश्किल बात भी नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एएस में भी आए हुए। हाँ भाई, समझ आया क्वेश्चन? जी सर। ठीक है, क्या बनी है बॉन्डिंग इसकी? draw a dot and cross diagram of these two acids showing outer shell electrons only। तो जब ऑर्डर दिया हुआ है ना, हाइड्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन फिर नाइट्रोजन, वो कह रहा है इसी ऑर्डर में है, ठीक है। टू एग्जांपल्स आर मॉलिक्यूल्स ऑफ साइनिक एसिड एंड आइसोसाइनिक एसिड, द एटम्स आर बॉन्डेड इन द ऑर्डर दे आर रिटन। तो पहले हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन दो बनाता है, तो बराबर वाले कार्बन के साथ बना लेगा। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, एक तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। सिंपल सा काम है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन या डॉट से दिखाया, ऑक्सीजन का अगर क्रॉस से दिखा दिया तो फिर बराबर वाले कार्बन का डॉट से दिखाना पड़ेगा, और फिर नाइट्रोजन का क्रॉस से दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये कोई मुश्किल चीज नहीं है तुम्हारे लिए। और जो नीचे वाला है उसमें क्या करोगे, वी हैव हाइड्रोजन देन नाइट्रोजन कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन एक बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन दो और बनाएगा, क्योंकि टोटल तीन बनाने होते हैं, कार्बन ने चार बनाने, हो गए सबके। हाइड्रोजन का एक बॉन्ड, नाइट्रोजन के तीन बॉन्ड, कार्बन के चार बॉन्ड और ऑक्सीजन के दो बॉन्ड। सजेस्ट द वैल्यूज ऑफ द बॉन्ड एंगल्स बिटवीन एच एन सी, मतलब ये वाला ना, एन एन सी ओ इन आइसोसाइनिक एसिड, एच एन सी, मतलब ये वाला बॉन्ड एंगल बताना है आपको, और ये वाला दूसरा वाला, ये वाला बॉन्ड एंगल बताना है। तो कितने बॉन्डेड रीजन है? अब इसमें सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एटम के बॉन्डेड रीजन देखो और लोन पेयर देखो, कार्बन एटम के बॉन्डेड रीजन और लोन पेयर देखो। सर HNC और HCN सेम थिंग नहीं होगी? एच एन सी और HCN। एच सी एन का लिखा है, एच एन देखो नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है ना, नाइट्रोजन के अबाउट देखो, नाइट्रोजन ने जो पकड़े हुए ना हाइड्रोजन और कार्बन को, तो वो बॉन्ड एंगल,
मतलब बॉन्डेड रीजन जो है ना नाइट्रोजन का, वो ये वाला बन रहा है, एक ये बनेगा एक ये बनेगा। कार्बन के बॉन्डेड रीजन जो है वो एक ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। तो अगर नाइट्रोजन को एज अ सेंट्रल एटम दे रहे हो तो नाइट्रोजन के पास कितने बॉन्डेड रीजन है? वन बॉन्डेड रीजन, टू बॉन्डेड रीजन, और लोन पेयर कितना है? वन लोन पेयर है। नाइट्रोजन हैज टू बॉन्डेड रीजन वन लोन पेयर। टू बॉन्डेड रीजन वन लोन पेयर जो शेप बनता था वो क्या बनता था? बैंड। ठीक है, और बॉन्ड एंगल क्या बनता था? वो याद है? ए एस का 20, 21, 22, 30, 31, 40, 50, 60। एल बी बी पी पी टी बायो। याद इसका आया? बॉन्ड नेगेटिव नहीं बनेगा? अच्छा बेटा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। सर इसका बॉन्ड निकल एच एन सी का 180 नहीं बनेगा? नहीं, एक लोन पेयर भी तो है। हाँ। तो टू बॉन्डेड रीजन और वन लोन पेयर, तो ये शेप बनता है बैंड। 117 बैंड डिग्री बैंड एंगल वाला, 117.5 वाला बैंड। 117। सही सही सही। और ये वाला कार्बन को जब तुम सेंट्रल एटम लोगे, मुझे समझ आई बात? जी सर समझ। कार्बन को सेंट्रल एटम लोगे तो कार्बन के पास देखो कोई लोन पेयर नहीं है, और सिर्फ दो बॉन्डेड रीजन है, एक राइट पे ऑक्सीजन के साथ और एक लेफ्ट पे नाइट्रोजन के साथ। बॉन्ड चार है लेकिन बॉन्डेड रीजन तो दो है ना। टू बॉन्डेड रीजन जीरो लोन पेयर, तो ये बनेगा लीनियर। ये होगा 180 डिग्री वाला। आई बात समझ? जी सर मुझे क्लियर है। चलो, अब ये देखो एएस वाला पार्ट है, और ये हर क्वेश्चन में तो नहीं, हर पेपर में ऑर्गेनिक से तो बहुत मिलेगा एएस वाला तुम्हें, तो एएस की ऑर्गेनिक तो पूरी रिवाइज करनी है आपको हर हाल में। लेकिन ये देखो ना, ये बॉन्डिंग वाला भी कोई छोटे मोटे मार्क्स भी नहीं है ना, 4 मार्क्स डाल दिए उसने, 100 में से 4 मार्क्स एएस पे डाल दिए एक क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब मैं ये नहीं कह रहा कि एएस दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ, क्वेश्चन करते करते आपको खुद ही जो है वो आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। सजेस्ट बाय एस विच एसिड साइनिक और आइसोसाइनिक विल हैव द शॉर्टर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। ये भी है ऐसी। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ देखो यहाँ पे एक, और दूसरी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ। आइसोसाइनिक एसिड में भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है, ये बनाई थी ना हमने बॉन्डिंग। एक कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ जो है वो ये वाली है, ऊपर वाले एसिड में, नीचे वाले एसिड में ये है। शॉर्टर कौन सी होगी? एन और सी वाली कौन आइसोसाइनिक सी एसिड। वाली? ऊपर आइसोसाइनिक वाली एसिड। नहीं, ऊपर वाली होगी, ऊपर वाली होगी। देखो उसमें ट्रिपल बॉन्ड है ना, ट्रिपल बॉन्ड बनने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल ओवरलैप ज्यादा है, और जितना ज्यादा ऑर्बिटल ओवरलैप होगा बॉन्डेड एटम्स उतना करीब आते हैं। समझ आई? याद आई बात? ठीक है, तो किसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होगी? साइनिक एसिड वाली। रीजन क्या है? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा सर ट्रिपल बॉन्ड को और वो ब्रेक करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल करते थे जो पूरा ही बॉन्ड ब्रेक कर देती थी? उसका एसिड का क्या नाम था? वो केमेनोफोर होता है, वो ऑर्गेनिक और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। यस। चलें आगे बढ़े। अब ये 3, 4 और 5 मार्क्स है ना तुम्हारे, इसमें पूरे के पूरे एस से निकाले, और ये हरकतें करता है। ठीक है, और ये मेरे ख्याल से तो अच्छा है कि ये हरकतें करता है, क्योंकि आसानी से निकल जाते हैं मार्क्स तुम्हारे। चले आगे। चलो,
Isocyanuric acid is a weak acid. Calculate the pH of a 0.1 molar solution of isocyanuric acid. अब इसका pH बताओ कितना आ रहा है? मोइज अशर क्या हो गया? सर 4.92। नहीं यार 4.92 तो नहीं बन रहा था इसका आंसर। के की एक्सप्रेशन क्या बनती है तुम्हारी? प्रोडक्ट साइड पे H पॉजिटिव आइन है और NCO नेगेटिव है, डिवाइडेड बाय नीचे जो होगा वो रिएक्टेंट साइड वाला आ जाएगा। के की वैल्यू दी हुई है 1.2 एक्सपोनेंट -4, क्योंकि H पॉजिटिव आइन और उसका एनाइन जो है वो एसिड का वो 1:1 के रेशियो में, तो दोनों को मैं XX दे सकता हूँ जो आयनाइज होके बनाएंगे वो। और जो रिएक्टेंट एंड साइड पे कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन ही हम लेते हैं, -X नहीं करते। तो बातें हमारी हो गई थी ना। तो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? 1.2 एक्सपोनेंट -4 इंटू 0.1, इसको अंडर रूट कर दो। ये जो भी वैल्यू आ रही है ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। 2.46। हाँ 2.46 है इसका आंसर। मैंने वो एक्स स्क्वायर का अंडर रूट नहीं लिया था दरअसल। ठीक है मोइज, आंसर आया? जी सर। कितना आया? 2.46। जी सर। ठीक है, दिस इज 2.46। 2 डेसिमल प्लेस लिखा करो पीएच को। अच्छा, नेक्स्ट कह रहा है सोडियम साइनाइड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ आइसोसाइनिक एसिड। Sodium cyanide is prepared commercially by reacting urea with sodium carbonate. Okay. Other products in this reaction are carbon dioxide, ammonia, and steam. Write an equation for the production of sodium cyanide by this method. Equation बनानी है। एक मार्क की है तो बैलेंस केमिकल स्टेट सिंबल अगर मांगता तो अलग से लिखता है, राइट स्टेट सिंबल्स तो वो 2 मार्क्स का होता। कैसे प्रिपेयर किया है? यूरिया का फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, कुछ भी तो नहीं करना, बस इक्वेशन बनानी है। करने में
तुम लोग फंस जाओ। इसको रिएक्ट करवाए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम +1 और कार्बोनेट CO3 2 नेगेटिव, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। ये रिएक्ट कर रहा है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, साथ में पहले सोडियम साइनेट प्रोड्यूस हो रहा है जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है NaNCO। साथ में कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, अमोनिया बनी है। ठीक है, और स्टीम मतलब वाटर। बैलेंस करना है इक्वेशन को, करोगे जरा बैलेंसिंग। एक मार्क की अगर फंस जाओ तो आगे इसका कंटिन्यूएशन नहीं है इस बैलेंसिंग की, तो छोड़ देना, टाइम वेस्ट नहीं करना। लेकिन अभी फिलहाल तो आप बैलेंसिंग करके बताओ ना क्या आ रहा है। हो गई? क्या हुआ, फंस गए? क्या हो गया भाई? और अमोनिया के साथ भी डूबा हुआ। देखो, हो गई बैलेंस। देखो, इजी वे कोई नहीं है। हम वही, कभी भी कोई भी इक्वेशन आ सकती है। आउट ऑफ द ब्लू उसने क्वेश्चन डाला हुआ है एक मार्क ऐसे ही निकालने के लिए। तो जब भी मैंने कहा है कि छोड़ दो,
ठीक है, आगे कंटिन्यूएशन नहीं है इसकी बैलेंसिंग की, मोल्स वगैरह यूज नहीं करवा रहा है आगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा काम का है ना, हल्का फुल्का क्वेश्चन नहीं है, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है ये। अच्छा, क्या कह रहा है इसमें, बेरियम हाइड्रोक्साइड इज कम्प्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। कम्प्लीटली आयोनाइज कहने का क्या मतलब है कि स्ट्रॉन्ग एल्केली ये बताना चाह रहा है। During the addition of 30 centimeter cube of 0.1 molar barium hydroxide to 20 centimeter cube of 0.1 molar isocyanic acid, the pH was measured. Calculate the OH negative ion at the end of addition. हाँ भाई, देखो एक बीकर में हमारे पास बेरियम हाइड्रोक्साइड है और दूसरे बीकर में आइसोसाइनिक एसिड है। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया हुआ है उसकी वॉल्यूम दी हुई है 30 सेंटीमीटर क्यूब, उसकी कंसेंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोलर। मोल पर डेसीमीटर क्यूब को हम मोलर भी कहते हैं। ठीक है, और जो एसिड लिया हुआ है उसकी वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब और जो कंसेंट्रेशन है वो है 0.1 मोलर। दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, तो दोनों को आपस में मिक्स करोगे तो जाहिर है एसिड और एल्कली आपस में रिएक्ट करेगा ना। अब आइसोसाइनिक एसिड का फॉर्मूला तो आपको ऊपर दिया हुआ है ना, इट इज HNCO। साथ में ये भी बताया हुआ है कि इसमें हाइड्रोजन जो है वो इसके 1 मोल में से अगर हाइड्रोजन निकलेगा तो 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकलेगा ना। मतलब अगर मैं इक्वेशन पूछूं आपसे कि HNCO अगर रिएक्ट कर रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ जो कि BOH2 है, तो प्रोडक्ट में सॉल्ट और वाटर बनेगा, ऐसा ही है। तो सॉल्ट जो बनेगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो बेरियम 2 पॉजिटिव आयन होगा, एसिड में से जो एनाइन निकल रहा है वो NCO-1 निकल रहा है, तो जो सॉल्ट का फॉर्मूला बनेगा वो BaNCO2 और साथ में वाटर, ऐसा ही है। अब इसको तो बैलेंस कर लोगे या ये भी नहीं हो रही। हाँ भाई, ये तो हो जाएगी ना बैलेंस, HNCO के साथ 2 लगा दो, हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया, तो वाटर के साथ 2 लगाना पड़ेगा। सही है। अच्छा, अब देखो ये जो रिएक्शन हो रहा है एसिड और एल्कली का, ये 1:1 2:1 के मोलर रेशियो में रिएक्ट हो रहा है, मतलब 2 मोल ऑफ एसिड रिएक्ट हो रहा है 1 मोल ऑफ एल्कली के साथ। अब बेसिकली उन्होंने पूछा है कि एडिशन के बाद OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या है। इट मींस कि OH नेगेटिव आयन इसमें बचा रह जाएगा, एसिड से H पॉजिटिव आयन आएगा, एल्कली से OH नेगेटिव आयन आएगा, ये लोग आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज करेंगे एक दूसरे को। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज एक्सिस में है, जो कि ऑब्वियसली बेरियम हाइड्रोक्साइड एक्सिस में होगा, तभी तो उसकी कंसंट्रेशन पूछे एट द एंड ऑफ एडिशन, तो ये बचा रह जाएगा। अब ये कितना बचा रह जाएगा ये आपको निकालना है। बेरियम हाइड्रोक्साइड की क्या कंसंट्रेशन बची रह जाएगी, उससे हाइड्रोक्साइड की निकाल लेंगे। एसिड और एल्कली की जब टाइट्रेशन होती है या रिएक्शन होता है, तो याद है हम लोग ये यूज करते थे C1V1 ओवर N1, C2V2 ओवर N2, ओ लेवल से यूज करते आए। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दी हुई है आपको 0.1, वॉल्यूम ऑफ एसिड है 20, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड इक्वेशन में कितने हैं 2, कंसंट्रेशन ऑफ एल्कली आपको क्या कहते हैं दिया हुआ है 0.1। अच्छा, अब कितना वॉल्यूम उसके साथ रिएक्ट हुआ है एल्कली का, वो सारा का सारा रिएक्ट नहीं हुआ है, तो आप उसकी जगह 30 नहीं रखोगे, आप देखोगे कि कितना वॉल्यूम रिएक्ट हुआ है। अगर ऐसे नहीं समझ आ रहा ना, तो मेरे पास एक और तरीका है, मैं मोल से करवा देता हूँ इस क्वेश्चन को तुम्हें। देखो भाई, एल्कली जो आपने लिया है ना बेरियम हाइड्रोक्साइड, उसके कितने मोल्स लिए ये बता दो।
बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन दी हुई है और वॉल्यूम दी हुई है। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला सबको पता है, कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के कितने मोल्स डाले आपने, कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम करके निकालो। कंसंट्रेशन है 0.1, वॉल्यूम है 30 सेंटीमीटर क्यूब, तो 30 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के जो मोल्स आएंगे जो कि आपने डाले हैं एसिड के अंदर, वो आ रहे हैं 0.003 मोल्स। और एसिड के कितने मोल्स आएंगे उसके भी इसी फॉर्मूले से निकालो। एसिड के जो मोल्स हैं वो 0.1 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000, ये आ रहे हैं 0.002 मोल्स। प्रोवाइडेड डेट कि हमने सब कुछ सही लिया है ना, कुछ आंसर में गड़बड़ लग रही है। 0.1 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000, 0.003 मोल्स। और एसिड का कंसंट्रेशन है 0.1 इंटू 20 डिवाइड बाय 1000, तो ये आ रहा है 0.002 मोल्स। ठीक है जी। अब देखो एसिड का, जब हम स्टोइचियोमेट्री देखें इक्वेशन की, तो 2 मोल HNCO रिएक्ट कर रहा है 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो 0.002 मोल एसिड जो है वो कितने मोल ऑफ एल्कली के साथ रिएक्ट करेगा। जैसे हम मोल सॉल्व करते थे, ओ लेवल में किया, एएस में किया, वैसे ही ये आ रहा है 0.001 मोल के साथ। मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड का जो मोल रिएक्ट हो जाएगा ना, वो कितना मोल रिएक्ट हो जाएगा, 0.001 मोल रिएक्टेड। तो बचा कितना रह जाएगा, लेफ्ट ओवर बेरियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा, दिया हुआ कितना है 0.003, उसमें से 0.001 रिएक्ट हो गया, तो बचा कितना रह गया 0.002 बेरियम मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड इज लेफ्ट ओवर। यहाँ तक बात समझ आई? जी सर। मोहिस जी सर। पक्की बात है? अब ये जो 0.002 मोल, जगह थोड़ी कम पड़ गई, मैंने डायग्राम बना दी ना। डायग्राम वैसे तो मैं तो बनानी नहीं है, समझाने के लिए बना रहा था। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड के ये जो 0.002 मोल्स हैं, ये अनरिएक्टेड पड़े हुए हैं। इन्हीं की कंसंट्रेशन भी होगी OH नेगेटिव आयन की। अब अगर मैं कंसंट्रेशन निकालू ना इस बेरियम हाइड्रोक्साइड की, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम, तो मोल्स है 0.002 और वॉल्यूम कितना होगा। अब ये बेरियम हाइड्रोक्साइड पहले खुद तो 30 सेंटीमीटर क्यूब था, लेकिन एसिड में जब मिला दिया है, तो जो बचा है बेरियम हाइड्रोक्साइड एसिड से रिएक्ट होने के बाद, तो टोटल वॉल्यूम इनका 50 सेंटीमीटर क्यूब हो गया सोल्यूशन का। तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 डेसीमीटर क्यूब में अगर कन्वर्ट करेंगे, तो ये कंसंट्रेशन आएगी बेरियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आ रही है 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये जो कंसंट्रेशन है ना बेरियम हाइड्रोक्साइड की, बेसिकली अब OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन पूछी थी उसने, तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अगर मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड को देखता हूँ, जब वो आयनाइज होता है, वो कंप्लीटली आयनाइज होता है, जब तो उसने कहा था कंप्लीटली आयनाइज हो रहा है, तो 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड जब आयनाइज होगा, तो उसमें से 1 मोल ऑफ बेरियम आयन निकलेगा, लेकिन 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा। ठीक है, इस बात का ख्याल रखना। अभी कितनी कंसंट्रेशन आयनाइज हो रही है बेरियम हाइड्रोक्साइड की, 0.04 मोलर, तो उसमें से OH नेगेटिव आयन कितना निकलेगा, 0.04 इंटू 2। ये जो कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की निकलनी है, वो 0.08 मोल पर डेसीमीटर क्यूब निकलनी है। यहाँ जो आंसर आना है ना 0.08 मोल पर डेसीमीटर। सर यहाँ थोड़ा सा घूम गया मैं। कहाँ से घूमा? ये जो बेरियम सल्फेट की आपने इक्वेशन बनाई ना, यहाँ से। देखो उसने आपसे बेरियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन
कंसंट्रेशन थोड़ी ना पूछी है, उसने तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पूछी है। जब बेरियम हाइड्रोक्साइड आयोनाइज होगा तो 1 मोल में से 2 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन निकल रहे हैं ना, तो 0.04 मोल पर डेसीमीटर क्यूब में से डबल निकलेगा 0.08। H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो डबल निकलेगी ना, क्योंकि 1 मोल बेरियम हाइड्रोक्साइड में से 2 मोल ऑफ OH नेगेटिव आयन निकलेगा, इसलिए डबल किया उसको। ये सब आपको इक्वेशन लिख के दिखानी नहीं है, आपने तो डायरेक्ट बस सॉल्व करके आंसर बताना है। ये डायग्राम वायग्राम थोड़ी बनानी है, जब भी तो जगह कम पड़ गई मेरे पास। अच्छा सर, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है जो आप शुरू में कर रहे थे, वो लंबा या फिर दूसरे ये ज्यादा तरीके लंबा? देखो, उस तरीके में भी आपके पास सिर्फ ये वाली जो स्टोशियोमेट्री है ये आपने अवॉइड करनी है, बाकी तो आपको सब कुछ करना ही है उस तरीके में भी। सही। तो कोई ऐसा अगर मैं उसको करूँ ना, जैसे फॉर एग्जांपल C1V1 ओवर C2V2 वाला जो हम कह रहे थे ना, जी। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड दी हुई है। अब मैंने रियलाइज कर लिया था कि एसिड लिमिटिंग है, क्योंकि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन मांग रहा था, मोल्स ऑफ एसिड 2 है। तो अल्कली जो हम लिखेंगे ना, उसकी वॉल्यूम नहीं लिखेंगे, कंसंट्रेशन तो अल्कली की 0.1 है, लेकिन कितना वॉल्यूम उसका रिएक्ट होगा एसिड के साथ वो हमें निकालना होगा। और जो फिर वॉल्यूम 30 में से रिएक्ट होने के बाद बचा है, उससे फिर हम कंसंट्रेशन निकालेंगे बेरियम हाइड्रोक्साइड की जो बची रह गई है, तो काम वही हो जाएगा। लेकिन मोल्स से करो तो चीज में फंसोगे नहीं, उसमें ना वॉल्यूम रखने में तुम लोग गलती कर देते हो। सही सही। इसको एक प्रॉपर ऑर्डर में चाहो तो लिख लो। वही समझ आई है बात? जी सर। इसका जो है ना, ये ईयर कौन सा है मैं बता देता हूँ। ये ईयर है जून 17 पेपर 41 क्वेश्चन 2। तो ईयर लिख लो अपने पास, और ना क्वेश्चन नंबर लिख के जो है ना इसको एक प्रॉपर तरीके से लिख लो अपने पास, वर्किंग करना, ये भूल जाओगे अभी तुम। जून इसका 17 पार्ट 2 अभी भी हमें करना है। पेपर 41 क्वेश्चन 2 4 ऑफ 1। 41 मतलब पेपर 4 का वेरिएंट 1। लिख लिया? यस सर। चलें आगे। अच्छा, जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वो इधर जरा जगह आ गई है, वो तुमसे ना पीएच पूछ रहा है। कैलकुलेट द H पॉजिटिव आइन इन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। अब H पॉजिटिव आइन तो हमारे मुताबिक सब खत्म हो गए ना, रिएक्ट हो गए OH नेगेटिव आइन के साथ, और OH नेगेटिव आइन एक्सेस में बचा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कुछ ना कुछ H पॉजिटिव आइन वाटर का भी तो है।
यूज योर आंसर इन वन टू कैलकुलेट दी H पॉजिटिव आइन। देखो OH नेगेटिव आइन है तो H पॉजिटिव आइन भी है। हमने ये बोला है कि एसिड सारा न्यूट्रलाइज हुआ है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि H पॉजिटिव आइन सारा खत्म हो गया। पानी की वजह से जो H पॉजिटिव आइन है वो है अपनी जगह पे, वाटर भी सेल्फ ऑटो आयनाइज होता है ना। तो अब मुझे कह रहा है H पॉजिटिव आयन की, जब आपने OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन निकाल ली है तो H पॉजिटिव आयन की भी निकाल सकते हो। किससे? KW से, राइट। KW की एक्सप्रेशन जो होती है उसका होता है H पॉजिटिव आयन एंड OH। तो हमेशा ये नहीं कहना कि सिर्फ OH नेगेटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन खत्म हो गया। आप हमेशा KW यूज करके निकाल सकते हो उसको। KW की वैल्यू आपको गिवन होगी 1 एक्सपोनेंट -14। H पॉजिटिव आयन आपने निकालना है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन 0.08 है। ठीक है, तो ये बताओ कितनी आई है। जब ये आ जाएगी तो इससे पीएच निकाल लो। फाइनल H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन लिखो और पीएच लिख दो। ये आ रही है 1.25 एक्सपोनेंट -13, और पीएच निकालने के लिए इसके साथ माइनस लॉग लगा दो, तो ये पीएच आ रहा है 12.9। अब ऑब्वियसली एक्सेस में OH नेगेटिव आयन है तो पीएच जो है वो अल्कलाइन ही आना है। सर ये वाला पार्ट तो इजी था, जो उससे ऊपर अरे वाला ये भी पार्ट 2 वो मार्क्स का बहुत है, लंबा था। ये भी 2 मार्क्स का है, ये भी नंबर 2 के लिए मार्क्स का बड़ी है। लंबी थी। नहीं, मोल्स आपका अगर स्ट्रांग नहीं है तो वो आपको मुश्किल लगेगा पार्ट सी, लेकिन मुश्किल अभी लग रहा है ना, पहली पहली बार ऐसा कर रहे हो, मुश्किल है नहीं वो। और A2 है यार। चलें आगे बढ़े। वही अशर। यस। जी सर। अच्छा देखो, टाइट्रेशन कर्व आपने एएस में आप लोगों ने पढ़ा इस बार, क्योंकि पहली बार टाइट्रेशन कर्व जो है ना वो A2 से निकल के एएस में आपके टाइम पे डल चुका हुआ था। ठीक है, टाइट्रेशन कर्व इस बार फेब मार्च के पेपर में आया था, लेकिन तुम्हारा जो मई जून का एग्जाम हुआ है उसमें टाइट्रेशन कर्व नहीं आया। एक मिनट मोइस, हमारा हमारा टाइट्रेशन कर्व हमने वैसे तो पढ़ लिया था एएस में, A2 से निकाल के उसने एएस में डाल दिया। तो अब इसको हम देख जरूर लेते हैं, क्योंकि हमेशा आयनिक इक्विलिब्रिया के साथ जो है ना ये कंटिन्यूएशन में आ रहा होता है। बड़ा आसान सा है, वैसा ही है। हमें पता है कि एग्जैक्ट न्यूट्रलाइजेशन कहाँ पे होनी है। अब मैं वो वाला फॉर्मूला यूज करूंगा टाइट्रेशन कर्व के लिए ना। देखो अब पीएच स्टार्ट कहाँ से होगा, आप वॉल्यूम ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवा रहे हो, मतलब फ्लास्क में अभी एसिड है, तो एसिड का जो पीएच है वहां से साइनिक एसिड का पीएच तुमने शुरू में निकाला था 2.46, वहां से ये कहानी स्टार्ट होगी पीएच की। और एसिड वीक है और एल्कली स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो वीक एसिड जब होता है तो उसमें ग्रेजुअल चेंज आता है, और ये 2.4 से स्टार्ट होगा, यानी यहाँ से कहीं स्टार्ट होगा। और ये कर्व टाइट्रेशन एंड कहाँ पे होगी, वो कहाँ से तुम निकालोगे, C1V1 कि अल्कली की किस वॉल्यूम पे टाइट्रेशन कंप्लीट होगी, C2V2/N2। तो कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड आपको अभी सारा ऊपर दिया हुआ था ना, ये वाली जो है ना, कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड 0.1, वॉल्यूम ऑफ एसिड 20, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेशन में एसिड के 2 हैं, कंसेंट्रेशन ऑफ एल्कली 0.1, वॉल्यूम जो है वो आपको पता लगानी है बेरियम हाइड्रोक्साइड की किस वॉल्यूम पे टाइट्रेशन कंप्लीट हुई है, सारा का सारा एसिड न्यूट्रलाइज हो गया है जिस वॉल्यूम पे, तो वो आ रही है 10 सेंटीमीटर क्यूब। 10 सेंटीमीटर क्यूब पे ये कर्व जो है वो ऊपर उठेगा। तो ये ग्रेजुअली उठाओगे इस तरह से, क्योंकि वीक एसिड है ना, तो इस तरह से लेके जाओगे इसको। और एल्कली स्ट्रॉन्ग एल्कली है जिसका पीएच जो है वो 12.9 फाइनल है, तो मतलब ये 12.9 तक जाएगा। 8 9 10 11 12 12.9 के यहाँ पे आएगा।
इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। बहरहाल ये पार्ट जो है वो एएस में चला गया है, तो A2 में इट्स वेरी अनलाइकली कि A2 में पूछे, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस के साथ साथ टाइटेशन कर्व कर लेना, कुछ उसका पता नहीं है, दिमाग खराब है, पूछ लिया तो पूछ भी सकते हैं। सर ये जो आपने स्टार्टिंग में 2.4 लिया था, ये आया कहाँ से था? ये हमने इसी क्वेश्चन में शुरू में निकाला था, ये रहा आइसोसाइनिक वो एसिड जो का टॉप पे पीएच, लिखा रहा था। सही, ये सही। जो निकाला था ना। हाँ सही है भाई। अच्छा ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, ये क्वेश्चन आगे है, लेकिन हमारा जो पार्ट है ना वो खत्म हो गया। अब अपने ट्रांजिशन मेटल का पार्ट शुरू हो गया इसी क्वेश्चन में। फिर उसके बाद इसने पार्ट ई में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेके आ जाएगा, वो मोल्स भी लेके आ गया है साथ में, ठीक है। और फिर 23 मार्क्स का एक पूरा क्वेश्चन उसने बनाया हुआ है। सही है, तो A2 पे पास पेपर्स पे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छी बात ये कि एमसीक्यूज नहीं है तो टाइम ज्यादा होता है करने का, मतलब एमसीक्यूज में टाइम वेस्ट होता है ना प्रिपरेशन करने में, इसमें इतना टाइम वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है चलो, जा सकते हो अभी, अल्लाह हाफिज। वही कल बात करते हैं।